हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को ला रहे हैं जो हिंदी के बहुत ही बड़े विद्वान हैं। आप लोगों ने हमारे बैच में पहले कुछ पढ़ा भी है उनसे। का नाम है सुनील मौर्य सर। ठीक है, आइए हम उनका वेलकम करते हैं। सुनील मौर्य सर, आइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए अब इनसे हिंदी पढ़ने का खैरियत है? एंजॉय करेंगे। अच्छा, लाइक कम होता है। शुरू हो गया। कल हमने कुछ वीडियो जारी की थी हिंदी व्याकरण के परिचय की, जो स्पष्ट नहीं आ पाई थी और कुछ मित्रों का मानना था कि सर वीडियो लेंदी हो गई है और अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रही है, हमारी आवाज भी थोड़ी स्लो थी। तो चलिए उस चीज को हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं और आप लोग ध्यान से इसको लिखिएगा। वीडियो को रोक करके लिखना, नोट्स बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नोट्स ही सफलता का कारण बनता है। तो उस चीज को हम दोहराते हैं, उस चैप्टर को दोहराते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनको आपको अध्ययन करना है। तो चलिए आइए हम लिखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम व्याकरण की बात करते हैं। तो उसको व्याकरण होता क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम भाषाओं को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं। तो अभी आपने व्याकरण की परिभाषा देखी। यदि हम व्याकरण का संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो सीधे सीधे इसका जो संधि विच्छेद होता है उसे हम विधन, आधन, कर्ण के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहां आपने देखा कि इस कर्ण शब्द के साथ दो दो प्रकार के उपसर्ग मिल रहे हैं, यहां पर जोड़े गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन कर दे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो कौन सा शब्द है? व्याकरण। आइए हम व्याकरण के अंतर्गत देखते हैं कि कितने चैप्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो पहला चैप्टर होता है दोस्तों, वो वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है, वर्ण विचार। दोस्तों दूसरा जो चैप्टर होता है वो शब्द विचार के नाम से जाना जाता है, शब्द विचार। जो तीसरा चैप्टर होता है दोस्तों, वो वाक्य विचार के नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य विचार कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के चैप्टर आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो अब हम बारी बारी से करके हर एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के मूलतः व्याकरण के ये तीन ही चैप्टर पाए जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है दोस्तों? वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, शब्द विचार में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं और वाक्य विचार में हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो वर्ण विचार है उस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते अगले भाग पे जाएंगे और हर भाग के बारे में बताएंगे कि हर भाग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ण विचार। तो दोस्तों वर्ण विचार के अंतर्गत जो आने वाले पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं मुख्यतः वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले। पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो स्वर के रूप में जाना जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों वो व्यंजन के रूप में जाना जाता है। पहला पार्ट स्वर के रूप में और दूसरा पार्ट दोस्तों व्यंजन के रूप में जाना जाता है।
अब हम स्वर के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे और व्यंजन के अंतर्गत भी हम बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम स्वर की बात करते हैं तो देखिए स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आ जाता है। पहला ये था और दूसरा ये था वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाला। अब पहले जो स्वर आता है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके लिखिएगा। यहां पे हम स्वर को लिखते हैं। स्वर में आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होता है। स्वर में हमें पहला जो पॉइंट पढ़ना होता है वो होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। दूसरा दोस्तों जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तीसरा जो पॉइंट्स पढ़ना होता है दोस्तों वो पढ़ना होता है जीव के आधार पर स्वर। क्या पढ़ेंगे हम? जीव के आधार पर हम स्वर को पढ़ते हैं। दोस्तों हम जीव के आधार पर स्वर को पढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। खुलने के आधार पर स्वर। तो दोस्तों आपने यहां तक नोट कर लिया हो, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट करें। इसके बाद में इसके और कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैं मिटा के लिख रहा हूं, स्वर के अंतर्गत ही आएंगे। जस्ट नीचे मैं लिख रहा हूं होठ की स्थिति के आधार पर स्वर। इसका अगला पॉइंट आता है दोस्तों होठ की स्थिति के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। दोस्तों हमें ये पढ़ना होता है। फिर इसका जो अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों वो पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। जब हम इसका अध्ययन कर लेते हैं तब हम व्यंजन के पार्ट पर जाते हैं और फिर व्यंजन को ही ऐसे ही कई पार्टों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। स्वर के बारे में आप लोग भी नोट करते चलिए। इसके आगे मैं फिर व्यंजन को बताने वाला हूं। तो हो गया, चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब दोस्तों हम व्यंजन की बात करते हैं। तो जब व्यंजन की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है उसको पढ़ना होता है मूल रूप से व्यंजन के प्रकार। मूल रूप से व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। फिर आप दोस्तों पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। फिर जो है इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों
स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका जिसको हम नाद कहते हैं, वर्ण के प्रकार। फिर पढ़ेंगे श्वास के आधार पर व्यंजन, श्वास के आधार पर व्यंजन। फिर इसके आगे जो व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर जिसको इसी के अंतर्गत लेते हैं। फिर इसका अगला पॉइंट जो नोट करते हैं आप लोग, वो पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन के रूप में, द्वित्व व्यंजन के रूप में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही आगे चलकर आप दोस्तों, यहां तक हो गया तो हम मिटा दें, आप लोग भली बात इसको लिख लीजिए। यहां तक हो गया है तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, वीडियो को रोक करके आपको लिखते रहना है। ठीक, मिटा देते हैं हम इसको। अभी आपने देखा दोस्तों कि वर्ण विचार, अभी व्यंजन का कुछ भाग बच गया था, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन कर लिया जाता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि नवीनतम विकसित ध्वनियां बताइए। नवीनतम विकसित ध्वनियां, या क्वेश्चन कर लिया जाता है आगत ध्वनियां, या क्वेश्चन कर लिया जाता है अरबी फारसी की ध्वनियां, अरबी फारसी की ध्वनियां। इसके बाद यहां तक तो आपने अध्ययन कर लिया। ऐसे क्वेश्चन इसे कई बार किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए व्यंजन के अंतर्गत। अब यहां तक मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब हम शब्द विचार पर आते हैं। वर्ण विचार के बाद हम शब्द विचार पे आते हैं। देखते हैं शब्द विचार में क्या क्या आता है। देखिए, जो इस शब्द विचार के अंतर्गत जो पहला भाग आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ये पहला भाग। दूसरा भाग हम पढ़ते हैं रचना, बनावट, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा पाठ हम लोग पढ़ते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। तीसरा पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द। चौथा पढ़ते हैं हम शब्द संरचना की इकाई, शब्द संरचना की इकाई। चौथा पढ़ते हैं, पांचवा शब्द परिवर्तन की इकाई। तो
शब्द के बारे में इतना सारा पढ़ना होता है दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्द पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर का हम अध्ययन करते हैं। जब रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम पढ़ते हैं तो उसमें ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्दों का अध्ययन करते हैं। जैसे ही हम रूप या प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं शब्द को तो उसमें 2 प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द होता है दोस्तों वो परिवर्तनशील होता है, जिसमें लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यदि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उन्हें ही विकारी शब्द कहते हैं, लेकिन जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 शब्द जो होते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये 4 जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 4 शब्द और बचे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो अविकारी शब्दों में आते हैं, जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन अविकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 जो है अविकारी शब्द के रूप में पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं दोस्तों। जैसे संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा को भी कई प्रकार से पढ़ेंगे, कहीं मूल रूप से संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, तो कहीं उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, तो कहीं अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसे कि हमने लिखा सब इसी में पढ़ना है, जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं इन्हीं के अंतर्गत वो सब आएंगे। तो जब मैं आपकी क्लास लूंगा चैप्टर वाइज तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है, और जब मैं इसको ओपन करूंगा, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें हर एक पार्ट का विस्तार से वर्णन होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो बच जाएगा और छूटेगा। जितना अभी तक हमने बताया, वैसे सर्वनाम पढ़ेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्रिया के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, विशेषण को भी पढ़ना होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही क्रिया विशेषण के भी पार्ट्स होते हैं। तो ये पढ़ने हैं हमको। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बारी बारी से हेडिंग के साथ बखूबी लिखवाना है। आगे आ जाइए यहाँ पे। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम 4 प्रकार के शब्दों को देखते हैं। एक पर्यायवाची शब्द को देखते हैं, और एक अनेकार्थी शब्द को देखते हैं, और एकार्थी शब्द को देखते हैं, और एक विलोमार्थी शब्द को देखते हैं। दोस्तों हमने 4 नाम लिया। अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं या शब्द के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। पहला पर्यायवाची, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा एकार्थी और चौथा विलोमार्थी। जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो दोस्तों पर्यायवाची जो होता है एक समान अर्थ प्रकट करता है, लेकिन जो अनेकार्थी होते हैं वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। हालांकि दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, हालांकि देखा जाए तो देखने में एक जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है क्या डिफरेंस है। लेकिन जब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं ये पर्यायवाची होना चाहिए और ये अनेकार्थी होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। एकार्थी का मतलब आप लोग जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का होना। और वही जब हम विलोमार्थी की बात करते हैं तो विलोमार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन का विलोम शब्द रात होता है, सुबह का विलोम शब्द शाम होता है। तो ये 4 हमको इसमें पढ़ने होते हैं। अब आ जाता है शब्द संरचना की इकाई।
जब हम शब्द संरचना की इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो शब्द संरचना की इकाई का मतलब ये होता है कि वह इकाई जिसके माध्यम से शब्दों का निर्माण हो। शब्दों का क्या हो? निर्माण हो। यानी संरचना का मतलब होता है निर्माण होना। तो जिस इकाई के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है उस इकाई को शब्द संरचना की इकाई कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि शब्द संरचना कैसे होती है। तो संधि का नाम आप सुने होंगे, समास का नाम आप सुने होंगे, उपसर्ग का नाम सुने होंगे और प्रत्यय का नाम सुने होंगे। दोस्तों ये जो 4 हमने भागों का नाम लिया है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हीं के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण भी करते हैं। इनके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि विद्या, धन, आलय ये संधि विच्छेद के शब्द हैं। तो विद्या, धन, आलय मिलकर के एक नया प्रकार का शब्द बना रहा है विद्यालय, अर्थात संधि के माध्यम से भी यहाँ पे शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही समास से भी शब्द का निर्माण होता है, जैसे बार बार आप पढ़ते हैं राजा, धनपुत्र, राजपुत्र, ये एक प्रकार का समास है। राजा और पुत्र मिलके राजपुत्र नामक एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात समास के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है दोस्तों। उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश होता है और ये किसी शब्द से पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। हालांकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी किताब में देखे होंगे कि उपसर्ग का अर्थ दिया रहता है बीच में करके, एक तरफ उपसर्ग लिखा रहता है, एक तरफ अर्थ लिखा रहता है, एक तरफ शब्द लिखा रहता है। अर्थात जो उपसर्ग का अर्थ आप लोग देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसका निश्चित अर्थ होता है। नहीं, उपसर्ग का वो निश्चित अर्थ नहीं रहता है, वो अर्थ उस सेंस में दिया जाता है जब उपसर्ग अर्थपूर्ण शब्द के साथ जुड़ता है, तब उपसर्ग का अर्थ निकलता है। यदि उपसर्ग सिंगल लिखा जाए तो उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। यदि उसका अर्थपूर्ण शब्द के साथ प्रयोग किया जाए तो उपसर्ग का अर्थ आने लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग जो है कि शब्द से पहले जुड़ता है और जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है। जैसे कि मैं कहूं एक योग शब्द मैं ले रहा हूं, यहाँ पे एक शब्द ले रहा हूं योग, ये एक प्रकार का शब्द है। तो हमने बार बार आपसे कहा कि उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो योग से पहले हम उपसर्ग को जोड़ेंगे प्र। जब हमने योग के साथ प्र उपसर्ग को जोड़ा तो प्रयोग नामक शब्द बन गया, यानी उपसर्ग से भी शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे ही हम प्रत्यय की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण होता है, ये भी शब्दांश होता है। प्रत्यय भी शब्दांश होता है, इसके माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है और ये शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं सफल, ये एक प्रकार का शब्द है, इसके बाद में यदि मैं ता जोड़ दूं, यदि मैं यहाँ पे ता जोड़ता हूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा सफलता नामक शब्द। अर्थात प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण होता है। यहाँ तक आपने जाना। फिर यहाँ पे देखिए शब्द परिवर्तन की इकाई। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ऐसी इकाई जिसके माध्यम से शब्द बदलते हैं उस इकाई को शब्द परिवर्तन की इकाई। ऐसी इकाई जिसके माध्यम से शब्द परिवर्तित होता है उसको शब्द परिवर्तन की इकाई। जैसे कि शब्द परिवर्तन की इकाइयों में भी आप पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि लिंग के माध्यम से शब्दों का परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं एक शब्द लेता हूं लड़का, क्या इसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा? लिंग परिवर्तन होगा तो एक फिर नया शब्द मिलेगा लड़की। यानी कि लिंग के माध्यम से भी शब्दों में बदलाव आता है। वैसे वचन के माध्यम से भी शब्दों में दोस्तों बदलाव आता है, वैसे ही काल के माध्यम से भी शब्दों में बदलाव आता है और कारक चिन्हों के आधार पर भी शब्दों में बदलाव आता है। तो लिंग, वचन, काल और कारक
हमको शब्द परिवर्तन की इकाई के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। तो घबराइए मत, आप ये मत समझिए कि सर ने केवल यही लिखवाया और बाकी जो इसके पार्ट से नहीं लिखवा रहे, मैं लिखवाऊंगा। अभी जो ये पॉइंट्स हैं, मुख्य पॉइंट्स है, उसको नोट करिए। इस मुख्य पॉइंट्स को लिखने के बाद आप एक अच्छा सा लिखने के बाद इसको रिवाइज करिएगा और अच्छा नोट्स बनाइएगा। फिर जब आपकी अगली कक्षा होगी तो उस कक्षा में मैं एक एक पार्ट का विस्तार से उल्लेख करूंगा। अब हर एक पॉइंट आपको उसमें मिलेगा। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रहे कि आपके पास नोट्स होना चाहिए। आइए अब हम वाक्य विचार की बात करते हैं दोस्तों। इसे मिटा देते हैं, इसे नोट करिएगा दोस्तों। जब हम वाक्य विचार की बात करते हैं तो वाक्य विचार के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। वाक्य विचार पढ़ने से पहले हमको वाक्यों के अंग पढ़ना पड़ता है। वाक्यों के अंग को पढ़ना पड़ता है। वाक्य के प्रकार को पढ़ना पड़ता है। फिर पदबंध पढ़ना पड़ता है। फिर आपको उपवाक्य पढ़ना पड़ता है इसमें। फिर वाक्य अशुद्धि का अध्ययन करना पड़ता है। वाक्य अशुद्धि का अध्ययन करना पड़ता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रहे, वाक्यों के अंग में आप इसके उद्देश्य और विधेय को पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार में वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। एक जो पॉइंट्स होता है वो संरचना या हम कह सकते बनावट के आधार, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य पढ़ लेते हैं। और जो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं वो अर्थ के आधार पर आप पढ़ते हैं। जब वो पढ़ लेंगे तो आप पदबंधों को पढ़ेंगे, फिर आप उपवाक्यों को पढ़ेंगे और वाक्य अशुद्धि को पढ़ेंगे। ये सारे पार्ट्स आपको अध्ययन करने होंगे। अब मैं इसको बखूबी लिखवाऊंगा। जो मैंने इसका अंग बताया, जो मैंने इसका प्रकार बताया, सबको पढ़ना है। ठीक है, तो धन्यवाद। बाकी की जो प्रणाली है आगे बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।